चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली जीके जीएस क्विज कार्यक्रम में। आप सभी को सुप्रभात, जय हिंद, नमस्ते। प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमने शामिल किए हैं कुछ अन्य प्रश्नों को भी। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न है आज का कि लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया रोग हो सकता है। ठीक है, और इसमें आपका सही ऑप्शन होगा आयरन। ठीक है, तो देखिए यदि आयरन का स्तर शरीर के में अगर कम हो जाए, ठीक है, हम बात करें अगर ह्यूमन बॉडी में अगर आयरन का लेवल अगर कम है तो हीमोग्लोबिन जो है पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है वो पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं होता। ठीक है, और आरबीसी की ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और इसके कारण एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता नामक एक रोग होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय का निर्णय किसके संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। आप सभी के सामने ऑप्शन है, देखिए, वाहन प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान। तो प्यारे अभ्यर्थियों, आपका सही उत्तर माना जाएगा, देखिए, के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य में जो केरल उच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया था वो दिया था सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान के लिए। ठीक है, यानी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान आप नहीं कर सकते हैं। इस डिसीजन के तहत यह डिसीजन लिया गया कि किसी भी रूप में तंबाकू का सार्वजनिक धूम्रपान, वो चाहे बीड़ी हो या फिर आपकी सिगरेट हो, इसके संबंध में यह करना अवैध है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का धूम्रपान भारतीय दंड संहिता में निहित सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित दंड प्रावधानों के दायरे में आता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की कृषि हेतु किन बीजों का प्रचलन लाया गया था। देखिए, भारत में जब हरित क्रांति आई तो उस समय चावल और गेहूं के जो बीज लाए गए थे वो किस टाइप के बीज थे। क्विनोआ बीज थे, HVY या फिर GM बीज या फिर पारंपरिक बीज। ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों, आपका सही आंसर होगा HYV बीज। ठीक है, HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी यानी कि एक उच्च क्वालिटी का बीज होता है। ठीक है, और इन बीजों के तहत हरित क्रांति की अगर हम बात करें तो हरित क्रांति भारत में एक सबसे बड़ी सफलता मानी गई। ठीक है, उच्च उपज देने वाली किस्मों जैसे HYV जो बीज होते हैं, ठीक है, उन्नत बीज, सिंचाई के लिए पर्याप्त जलापूर्ति हो या ऐसे उन्नत किस्म के बीज हो, ठीक है, या फिर रासायनिक उर्वरकों का एक उचित प्रयोग हो, इन सब ने मिलकर के भारत में हरित क्रांति को सफलता का सबसे बड़ा आधार बनाया। ठीक है, तो HYV बीज थे जिन्होंने हरित क्रांति के समय चावल और गेहूं के बीज के किस्मों के रूप में इनका प्रचलन प्रारंभ किया गया। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका का निकाय कौन सा है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है। भारतीय राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल या फिर उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें कि भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो आपका है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय आपका सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायपालिका का प्राधिकरण है। ठीक है, चलिए, और संविधान में उल्लिखित भारतीय गणराज्य का, ठीक है, भारतीय गणराज्य का जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, इसे सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हमारे संविधान के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यदि हमारा संविधान है उसकी सुरक्षा कौन करेगा, हमारा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो देखिए, हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। ठीक है, चलिए, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, बिहार, मध्य प्रदेश, असम या फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, आप सभी को आंसर करना और आपका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आपकी आर्थिक स्थिति से कमजोर जो महिलाएं थी, जिनको तत्कालीन जो राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री थे विष्णुदेव साई, ठीक है, विष्णुदेव साई ने क्या किया कि प्रति माह 1000 रुपए देने का प्रावधान किया महतारी वंदन योजना के अंतर्गत। ठीक है, अगले नंबर पे चलें। तो आज के कुछ का छठवां क्वेश्चन है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है।
राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, एनएचआरसी के अध्यक्ष या फिर राज्य के मुख्य सचिव? ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों बात करें कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, राज्य के राज्यपाल। ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सभी मेंबर्स की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, एक समिति होती है राज्य में, जिस समिति के सिफारिशों के आधार पर राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति होती है। इस समिति के अंतर्गत आपके राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, आपके राज्य के राज्य गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, विधान परिषद में विपक्ष के नेता और विधानसभा के विपक्ष के नेता, विधानसभा के अध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष, इन सभी को मिलाकर के एक समिति है। उस समिति के सिफारिश के आधार पर राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगले नंबर पे चलें। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार हेतु बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब भारतीय संविधान के अनुसार यदि कारखाने में कोई बच्चा अगर काम करना चाहता है, किसी कारखाने में, खान में या फिर किसी प्रतिष्ठान में, तो उस बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष या फिर 14 वर्ष? ठीक है, तो प्यारे अभ्यर्थियों आपका सही आंसर होगा 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत, ठीक है, कारखानों और खानों में काम करने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, इनके रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया यदि 14 वर्ष से वे न्यूनतम आयु के हैं। ठीक है, अगले नंबर पे चलें। ठीक है, यानी 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखाने, खदान या फिर अन्य रोजगार के लिए आप जो है तो काम नहीं दे सकते। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, यानी ईपीजेड पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? कोचीन बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह या फिर मुंबई बंदरगाह? ठीक है, और आपका सही आंसर होगा यहाँ पे कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह आपका सही आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और भारतीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रसंस्करण क्षेत्र को मॉडल, जो प्रसंस्करण क्षेत्र है आपका ईपीजेड, ठीक है, उसके मॉडल में और प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए, ठीक है, उस देश में क्या किया गया कि देश में जो सबसे पहले सर्वप्रथम जो बंदरगाह प्रयोग में लाया गया, अस्तित्व में लाया गया, वो कौन था? आपका कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई। ठीक है, इसे एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र भी माना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? और आपका सही आंसर होगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। हाल ही में कुछ समय पहले, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे आपके रामनाथ कोविंद ने एक समिति के आधार पर, उस समिति की सिफारिशों को लेकर के ऑनलाइन यानी कि डिजिटल क्षेत्र की जितनी भी सामग्री है, वो सभी सामग्री यानी ऑनलाइन, चाहे वो आपका एडवर्टीजमेंट हो या फिर शिक्षा से जगत से जुड़े हुए कुछ भी काम हो, वो आपके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में किए गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी जबरदस्ती श्रम पर रोक लगाता है? ठीक है, और आपका उत्तर होगा सही अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद 23 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि अनुच्छेद 23 में हम बात करें मनुष्यों की तस्करी हो, बेगार जैसे जबरन श्रम हो, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, आप सभी लोग इस क्लास का एक बार, सभी क्वेश्चंस का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और ये आप सभी डेली नोट कर सकते हैं, इनको आपके लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल इसी क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।